हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं लगातार आपको जितने भी पुराने पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। क्या होता है कि बहुत सारे एग्ज़ामों में आप देखे होंगे कि पुराने क्वेश्चन से सीधे क्वेश्चन चले आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो इसी कड़ी में मैंने DSSB का पूरा पेपर जो है 2014 से लेकर 2018 तक वो पूरा डाल दिया हुआ है। इसके बाद मैंने यूपी टीजीटी का 2016 का और फिर 2013 2011 का, क्योंकि उसके नीचे के क्वेश्चंस मतलब जो है वो मेरे हिसाब से नहीं लग रहे हैं कि उतने इजी क्वेश्चंस का पैटर्न इस बार बनने वाला है। और नवोदय का 2016 और 2019 का मैंने डाल दिया है। इन सब के PDF भी मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ मेरे ग्रुप में। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे KVS 2017 का। KVS 2013 का भी मैंने एक वीडियो डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से सारे आप मेरे को वीडियो सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट होगा आपका 2017 का, इससे 50 क्वेश्चन होंगे और इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे आपका KVS का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज टू सेव क्रॉप्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज। ठीक है, तो फसलों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जीवनाशी और कीटनाशी के कारण होता है। तो जब हम फसलों को बचाते हैं और हम कुछ कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, आपको ये आंसर बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि जल प्रदूषण होता है जब हम फसलों की सुरक्षा करने के लिए कीटनाशक दवाओं के प्रयोग करते हैं तब। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर क्या बोला है कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आर। तो आप जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो दो प्रकार के मोटिवेशन टाइप होते हैं, एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। एक बताना चाहूँगा कि जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है इसको प्राइमरी मोटिवेशन भी कहा जाता है। प्राइमरी मोटिवेशन भी कहा जाता है, इसको बायोलॉजिकल मोटिवेशन भी कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल मोटिवेशन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये नेचुरल मोटिवेशन भी कहता है और इसको आर्टिफिशियल, जैसे सपोज रखेंगे, इसको आर्टिफिशियल मोटिवेशन भी कहते हैं, सेकेंडरी मोटिवेशन भी कहते हैं। तो ये दो होते हैं, इनके अदर नेम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे A और D इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रायथलॉन में जो इवेंट्स होता है, द ट्रायथलॉन इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी चैलेंजेस, मतलब कि कंबाइंड इवेंट्स होते हैं, मल्टी डिसिप्लिन इवेंट होते हैं जो कि स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग का होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, ठीक है, ये तीन चीज़ों का होता है। आपको ये बताना है कि जो इवेंट होते हैं ना, देखिए हर लेवल पे इवेंट के जो मेजरमेंट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ये आपके ओलंपिक पर्पज से पूछ रहा है। तो ओलंपिक में एक बार जान लीजिए ट्रायथलन इवेंट होता है कंबाइंड में, लेकिन अगर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की बात होती है तो उसमें ट्रायथलन नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट होगा। 1500 मीटर की यानी रनिंग होती है 1.5 किलोमीटर की, 40 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है और रनिंग होती है 10 किलोमीटर की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 104 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर हम सोशोलॉजी की बात करें तो इनमें से कौन सा प्रभाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, दैट इज कल्चर। जो संस्कृति होती है सोशलाइजेशन, मतलब कि आपके सोशलाइजेशन में, समाज विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 105 को देख लेते हैं। ये क्या पूछ रहा है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स ऑफ कॉन्टैक्ट द कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट स्प्रेड। तो किस माध्यम से जो कम्युनिकेबल डिजीज है नहीं फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 1, सोशल। ठीक है, सोशल से कम्युनिकेबल डिजीज नहीं फैलता है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है कि बड़ा होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे छोटा करना होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए, कोई बोलता मुझे हिंदी दीजिए, कोई कहता मुझे इंग्लिश दीजिए। तो इसीलिए मैं जब भी पेपर लेकर आता हूँ ना, मेरे जितने भी आपने पेपर देखे होंगे वो सब इंग्लिश हिंदी दोनों होते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर से आंसर लेकर आता हूँ, बनावटी नहीं लेकर आता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो पहले मसल सोरनेस को जानते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, जो मसल सोरनेस होता है ना, अत्यधिक कठिन कार्य के बाद जो दर्द होता है, यानी कि आपने एक्सरसाइज किया और अगले दिन आपके मसल्स में जो पेन हो रहा है, जो खिंचाव महसूस हो रहा है, वो आपके मसल सोरनेस कहलाते हैं। दूसरा है ओवर ट्रेनिंग। तो ओवर ट्रेनिंग यहाँ पे क्या होता है, मांसपेशी, हड्डी और जोड़ों में लगातार दर्द हो रहा है, तो इससे आप ओवर ट्रेनिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं। मसल पुल को हम क्या जानते हैं, देखिए मसल पुल को हम एक तरीके से स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रेन का जो दूसरा नाम होता है वो आपका मसल पुल है, ठीक है। तो कंकाली मांसपेशी यानी कि द एक्यूट टियर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर विथ सडन लोकलाइज्ड एंड परसिस्टेंट पेन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, सी का हो जाएगा चौथा। और आपके डी का मसल्स क्रैम्प, मतलब क्या होगा कि ये मसल्स आपके पेनफुल होते हैं, और जब मसल फाइबर्स की इनेबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ अ मसल्स क्रैम्प। ऐसा कब होता है, सोडियम और मिनरल्स की कमी से आपके मसल्स क्रैम्प होना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप जब बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ खेलते हैं तो बॉडी में हाइड्रेशन यानी कि पोटेशियम वगैरह की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, ठीक है। 2 3 4 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है कि फॉर स्वेलिंग इन द एंकल, यानी कि मुड़ने के दौरान टखने पर सूजन आने पर चोटिल भाग को ऊपर उठाने से सूजन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये देखिए सबसे पहला जो इसका एजर्शन दिया है एकदम सही दिया हुआ है कि अगर आपको मतलब ट्विस्टिंग हुआ है आपका एंकल, और अगर एंकल में ट्विस्टिंग होने के कारण अगर आप क्या करते हैं कि उसको अपने ऊपर उठा के रखते हैं, यानी एलिवेट पोजीशन में रखते हैं, तो उसमें स्वेलिंग होने की चांसेस कम है। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है चोटिल भाग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाने पर रक्त एवं तरल पदार्थ का निकास रक्त द्वारा चोटिल भाग से किया जा सकता है। तो इसका भी ये जो बोल रहा है ये भी एकदम सही बोल रहा है। इसने यही बात उन्होंने बोला है कि इंजर्ड पार्ट को अगर हम एलिवेट करते हैं, आपने सुना होगा कि किसी भी इंटरनल यानी कि क्लोज इंजरी के लिए हम जो प्रिंसिपल अपनाते हैं वो हम अपनाते हैं राइस। तो राइस में जो ई वर्ड होता है इसी का मतलब होता है एलिवेशन, यानी कि चोट लगे हुए भाग को हमेशा क्या होता है कि हृदय के ऊपर उठा के रखना है, एलिवेट करके रखना है। तो इसमें ये दोनों आपका ऑप्शन सही है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 कि एस और आर दोनों सही है, लेकिन जो ठीक है ए का आर जो है आज में जो रीज़न दे रहा है ना, ये ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 108 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मैटर ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा इसमें से है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पर्सनालिटी ट्रेड्स, ठीक है। जो व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं वो आपके इनहेरिटेंस होते हैं। एक मिनट थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूँगा, हाँ अब सही है क्योंकि पूरा क्वेश्चन आ रहा है आपका। यहाँ बात कर लेते हैं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ आइडेंटिफाई हेल्थ इन अ फॉलोइंग डायमेंशन। तो WHO के द्वारा हेल्थ को आइडेंटिफाई किया गया है और उसको किस कंपोनेंट को रखा गया है, जिन्होंने उसको फिजिकल एजुकेशन को मान रखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, तब वो जाके उसका हेल्थ का डेफिनेशन पूर्ण माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 को देख लेते हैं। यहाँ बोला अरेंज द समर ओलंपिक गेम एज दे वर ऑर्गेनाइज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका है बर्लिन ओलंपिक खेल उसको 1936 में, ठीक है, टोक्यो को कब किया गया था, तो 1964 में, ठीक है, 1964 में टोक्यो हुआ था आपका। उसके बाद रोम हुआ था 1960 में, ठीक है। तो इस तरीके से आप पकड़ लेंगे तो सबसे आसान यहाँ पे सबसे पहले कौन हुआ था, तो 1936 बर्लिन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे ए देखेंगे पहले आ जाएगा, उसके बाद आपका 60 आ जाएगा, यानी कि ए डी, ठीक है, बी सी, ए डी बी सी बन रहा है, ए डी बी सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ए डी बी सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन हार्ट रेट इज 160 बीट्स पर मिनट,
आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका हार्ट बीट कितना पहुंच गया है, तो ये आपका हार्ट बीट पहुंच गया 160 बीट पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज 100 ml पर बीट। द कार्डियक आउटपुट विल बी, देखिए इसको निकालने का जो तरीका है वो आपका ये है कि आपका 160, ये देखिए कार्डियक आउटपुट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इसका जब आप कर देंगे तो हार्ट रेट यहाँ कितना बता रहा है 160 बता रहा है। ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम आपका ठीक है 160 बता रहा है हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बताता है 100। तो आप इसको कर लेंगे जब, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट 16 लीटर। देखने में कितना मतलब कि कठिन लग रहा था, लेकिन है कुछ नहीं है। आपको स्ट्रोक वॉल्यूम का अगर कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला पता होगा तो आप उससे निकाल लेंगे। जब इसको करेंगे तो ये 16 लीटर या 16,000 ml आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 को देख लेते हैं। थोड़ा सा देखिए टाइम लगता है समझाने में, तो टाइम को बाउंड मत आप करिएगा, देखिएगा ध्यान से। व्हेन मसल इंक्रीज इन साइज ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया हुआ है। अगर आपने DSSB का नहीं देखा है तो इसमें आप देख लीजिए, 2014 में भी मैंने बताया है कि जब एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के द्वारा जब हमारे मसल की फाइबर की थिकनेस बढ़ती है तो उससे हाइपरट्रॉफी का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से जब हम एक्सरसाइज करते हैं और उसके इफेक्ट से, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट से हमारे कार्डियो यानी हार्ट की साइज बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कार्डियक हाइपरट्रॉफी कहते हैं, कभी भी एट्रॉफी नहीं कहते हैं। हाइपरट्रॉफी वर्ड आपका थिकनेस से मतलब है कि जब इंक्रीज हो जाता है साइज में तो हाइपरट्रॉफी का हम उदाहरण उसको देते हैं, वहाँ पे एक शब्द यूज करते हैं बायोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है कि द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ फुल स्टैगर मार्क्ड इन 400 मीटर ट्रैक इवेंट इज। तो मैंने अपने दोस्तों से बोला था कि मैं इसका ट्रिक बता दूंगा आपको, तो बहुत जल्द मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। थोड़ा सा सिस्टम नहीं बैठ पा रहा है ना, नहीं तो इसमें थ्योरी वाले में मैं आपको एक बार इसका ट्रिक निकालना बता दूंगा कि कैसे आप, सिर्फ आपको एक ट्रिक है 10 सेकंड के अंदर उस ट्रिक से आप किसी भी लेंथ का स्टैगर, चाहे वो 200 मीटर का हो चाहे वो 400 मीटर का हो, मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि 10 सेकंड के अंदर आप उसका स्टैगर निकाल के बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका मैं आपको राइट आंसर बताना चाहूँगा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 22.38 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, तो क्वेश्चन नंबर 114 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज मेड स्ट्रॉन्ग बाई। तो सारी शिक्षा के आधार को किसके द्वारा मजबूत बनाया जा रहा है इस समय, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 साइंटिफिक फैक्ट्स के द्वारा। ठीक है, जो वैज्ञानिक तथ्य है उनके द्वारा ही फिजिकल एजुकेशन को मजबूत, उसके आधार को मजबूत बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज नोन एज। तो साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर, इसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ बच्चों ने बोला था कि सर आप जब एक साथ 2 क्वेश्चन कराते हैं ना तो ये साइड वाला क्वेश्चन छूट जाता है। देखिए भाई साहब, थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को अच्छे से अच्छा करने की। चलिए थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करिए। और एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए हमेशा कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। मैं अगर थोड़ी सी चीज़ बता रहा हूँ तो कभी ना कभी हो सकता है कि मुझसे भी गलतियाँ हो जाती होंगी। आगे आगे बात कर लेते हैं। द अरेंज द सीक्वेंस ऑफ 100 मीटर स्प्रिंट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो सबसे पहले क्या होगा, उत्तेजना होगी। जब तक उत्तेजना नहीं होगी तो आप कैसे लोगे, तो यहाँ पे आपका इसका पहला हो जाएगा, यानी कि आपका जो डी है वो पहले नंबर पे होगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर 2 रिएक्शन टाइम। नंबर 2 हो जाएगा रिएक्शन टाइम, फिर हो जाएगा एक्सेलरेशन टाइम यहाँ पे तीसरा, और यहाँ पे हो जाएगा चौथा। तो 1 2 3 4 यानी DCBA। तो देख सकते हैं आप कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ देखिए DCBA का सीक्वेंस सही है, ये आपका सही तरीका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडोर जिम्नेजियम। जब हम कोई इंडोर जिम्नेजियम बना रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी चीज़ें क्या है, सबसे ज़्यादा फैक्टर्स डालने वाली चीज़ें क्या है, या कि हमें किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए वेंटिलेशन होना चाहिए। हमें इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जब हम इंडोर जिम्नेजियम का निर्माण करवाते हैं तब। आइए आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। तो क्वेश्चन नंबर 118 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 118 यहाँ पे कह रहा है कि अ हॉकी प्लेयर हु इज शोन अ
ग्रीन कार्ड शैल बी टेम्पररी सस्पेंडेड फॉर, अगर हम किसी हॉकी प्लेयर को क्या कर रहे हैं कि ग्रीन कार्ड दिखा रहे हैं तो उसको कैसे हम सस्पेंड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2 मिनट के लिए ग्रीन कार्ड दिखाने पर 2 मिनट के लिए, येलो कार्ड दिखाने के पर 5 मिनट के लिए, और देखिए ग्रीन कार्ड पे आपका 2 मिनट का सस्पेंडेड होगा, और जब आप येलो कार्ड दिखाएंगे तो 5 मिनट का होगा, और रेड कार्ड दिखाने पर डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, डिसक्वालीफाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा दिक्कत होता है आपको ना, इसी वजह से आप इसको ऊपर बढ़ा देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट वाज द मोटो ऑफ रियो 2016 ओलंपिक खेल। तो 2016 ओलंपिक खेल का मोटो यानी क्या था, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइव योर पैशन। ठीक है, लाइव योर पैशन या लीव योर पैशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 120 को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है द जिम एरिया ऑफ परफॉर्मेंस फॉर फ्लोर एक्सरसाइज इन जिम्नास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 12 × 12 मीटर का होता है। यह क्वेश्चन आपका यूपी एलटी ग्रेड में पूछा गया है, 2018 में जो हुआ था एलटी ग्रेड, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये जानिए कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और मेरा मानना ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप प्रैक्टिस सेट ही लगा रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन पेपर को लगाइए, वो ज़्यादा आपका रिलायबल होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर भी इंसान मतलब जो एग्जामिनर होता है वो बहुत अच्छे से तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। बाकी जो प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं इधर उधर बुक से, वो प्रैक्टिस सेट उतने रिलायबल और ऑथेंटिक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर इन अ फिजिकल एक्टिविटी। तो इनमें से कौन है सक्सेसफुल लीडर का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू इंकरेज पार्टिसिपेंट टू टेक पार्ट इफेक्टिवली। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 को देख लेते हैं। ये यहाँ बोल रहा है कि 1 मिनट थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फैक्टर इन मेन सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो मेन सोशलाइजेशन प्रोसेस में सबसे की फैक्टर, सबसे अंतिम कुंजी कौन सी होती है, सबसे अच्छी कुंजी कौन सी मानी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, सोशल इंटरेक्शन एमंग पीपल। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है कि एंकर रनर इज रिलेटेड टू, एंकर रनर किस से संबंधित है या किस रेस से संबंधित माना जाता है एंकर रनर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रिले रेस में जो लास्ट रनर दौड़ता है उसे हम एंकर रनर के नाम से जानते हैं। जो चौथा रनर होता है ना उसे एंकर रनर कहते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी प्रीडोमिनेंटली। तो शरीर में मुख्यतः वसा कहाँ जमा होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एज अ ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड एंड एडिपोज टिश्यूज। यहाँ पर आपका फैट इकट्ठा होता है बॉडी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा कि फिर से वो गिव एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो थोड़ा सा आपको इसको समझना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो करने का एक तरीका होता है कि जब तक आप थ्योरी अच्छा नहीं करेंगे ना तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। देखिए जब तक थ्योरी आप अच्छा नहीं करोगे इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि थ्योरी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अधिक व्यक्ति हेल्थ और फिटनेस क्लबों के साथ साथ सामुदायिक शारीरिक सक्षमता कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यकलापों में शामिल होते जा रहे हैं। यार ये तो बहुत डेंजरस पूछ रहा है, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा। मोर पीपल आर गेटिंग एंगेज इन वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन हेल्थ एंड फिटनेस क्लब्स एंड कम्युनिटी फिटनेस प्रोग्राम। तो इसमें बोला ज़्यादा लोग कहाँ इंगेज हो रहे हैं इस समय, ज़्यादा लोग फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर, फिटनेस के नाम पर क्लब्स और कम्युनिटी फिटनेस प्रोग्राम को चला रहे हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इसका रीज़न दिया हुआ क्योंकि देयर इज़ अ नीड फॉर competent physical education, exercise science and sport professionals to design, lead and evaluate physical activity program। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो
फिजिकल एजुकेशन के कंपटीटर हैं, जो कॉम्पिटिडेंट हैं, मतलब ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं जिससे कि आपकी फिटनेस वगैरह को बढ़ाया जा सके। तो इसका आप राइट आंसर कैसे बताएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, सॉरी नॉट होगा यहाँ पे, नॉट, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सही स्पष्ट नहीं कर पा रहा ऊपर वाले स्टेटमेंट को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लैक कार्ड इज रेगुलेटरी ऑप्शन इन द गेम। तो ब्लैक कार्ड भी एक तरह से दिखा, जैसे अभी आपने रेड कार्ड देखा, ग्रीन कार्ड देखा, येलो कार्ड देखा, इस तरीके से ब्लैक कार्ड भी यूज़ होता है। तो किस खेल में यूज़ होता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, फेंसिंग में भी यूज़ होता है, और आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा कि ब्लैक कार्ड बैडमिंटन में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बी और ई इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 127 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है यहाँ पे कि विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप फोकसेस ऑन टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड मोरल डेवलपमेंट। तो किस प्रकार का नेतृत्व टीम निर्माण, संघर्ष, विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देता है? तो किस प्रकार लीडर स्टाइल जो होती है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड मोरल डेवलपमेंट पे काम करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सोशल लीडरशिप। ठीक है, सोशल लीडरशिप इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, थोड़ा सा समय आज ज़्यादा लग गया है क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े। कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू, कैल्शियम किसके लिए रिक्वायर्ड चाहिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, फास्फोरस भी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि सार्कोप्लाज्म इज एग्जिस्टिंग एज, सार्कोप्लाज्म किस में पाया जाता है? तो सार्कोप्लाज्म मसल सेल में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं कि शिवांती गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। शिवांती गोल्ड कप किस खेल संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज वॉलीबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 131 और 32 थोड़ा सा दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ बोल रहा है कि व्हेन मसल वीकेन एंड लूज देयर स्ट्रेंथ एंड साइज इट इज़ कॉल्ड। तो जब मसल्स अपने वीक हो जाते हैं और अपनी साइज़, मास से भी छोटे हो जाते हैं, मतलब आकार में छोटे हो जाते हैं, साइज शेप में छोटे हो जाते हैं, तो उस प्रकार के मसल्स को हम एट्रॉफी कहते हैं, और जब बढ़ जाते हैं तो हाइपरट्रॉफी कहते हैं। मैंने यह बताया था अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन। इनमें से कौन सा मोटिवेशन का पक्ष नहीं होता है, नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सिंपैथी। सिंपैथी यानी सहानुभूति कोई मोटिवेशन का नहीं है। मोटिवेशन आपके 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, नीड, ड्राइव एंड मोटिव। ये टाइप्स होते हैं आपके मोटिवेशन, मतलब इनसे मिलके बना होता है मोटिवेशन। ठीक है, टाइप्स तो होते हैं आपको जो बताया, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो इनमें से बेस्ट इंडिकेटर, हेल्थ को जानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रॉन्ग मसल्स। स्ट्रॉन्ग मसल्स क्या है कि ये आपके हेल्थ को जानने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी इज। तो ओबेसिटी का मुख्य कारण क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर 8, टेक इन मोर कैलोरीज देन यू बर्न। तो आप अपनी क्षमता से अधिक जितना कैलोरी आप बर्न नहीं कर पाते हो, उसी कैलोरी क्या करते हो आप खर्च नहीं कर पाते हो, उससे ज़्यादा कैलोरी जब लेने की कोशिश करते हो तो आपकी बॉडी में फैट हो जाता है, यानी कि आप ओबेसिटी के शिकार हो जाते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है यहाँ पे कि बैडमिंटन वाज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशियन गेम्स इन द ईयर। तो ये दैट इज़ आपका एशियन गेम्स में कब आया? 1962 में। यह क्वेश्चन आपके 2013 के यूपी टीजीटी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको पूछने को देखने को मिलेगा कि द नंबर ऑफ हर्डल जंप्स एंड वाटर जंप्स इन 3000 मीटर स्टीपल चेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 1 28 एंड 7। देखिए ये आपको मिला था कब, अभी मैंने जब कराया 2019 का नवोदय का पेपर, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, द 3 बेसिक फूड स्टफ टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मस्कुलर वर्क। तो बॉडी में एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो इनमें से 3 करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, और ये दोनों जो होते हैं ये आपके, ये मिनरल्स और ये आपके होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब कि जिनकी बहुत कम आवश्यकता होती है और एनर्जी नहीं देते हैं, तो यही होते हैं। तो यानी ए, सी और ई, ए सी ई आपका सही आंसर है। दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4, ए सी ई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है कि विच बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया वाज द फर्स्ट टू विन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश पादुकोणे ने जीता था पहला ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत की तरफ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे अरेंज करने के लिए दिया हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम द ईयर ऑफ इंस्पेक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहले आया था यहाँ पर वो आया था बीपीई, ठीक है। उसके बाद आया यहाँ पे क्या, डीपीएड, फिर आया आपका बीपीएड, यानी कि सबसे पहले बीपी आया 1 नंबर, डीपीएड आया 2 नंबर, उसके बाद बीपीएड आया 3 नंबर, और बीपीएस जो आया लास्ट में आया तो 1 3 2 4। तो यानी कि 1 3 यहाँ बोला था ए सी बी डी, ए सी बी डी। तो ए सी बी डी कहाँ पे है, आप देख लीजिए, ए सी बी डी आपका तीसरे नंबर ऑप्शन में, ए सी बी डी देखिए आपका तीसरे नंबर ऑप्शन में है। दैट इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोल रहा है कि डायरेटिक्स, आपने सुना होगा डायरेटिक्स एक तरीके से ड्रग भी होता है, ठीक है, ड्रग एजेंट है, डिक्रीज बॉडी वेट। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, डिक्रीज बॉडी वेट। ये भार घटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है यहाँ पे, अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव एक्सप्लोजिव पावर। इनमें से कौन सी ऐसी ट्रेनिंग मेथड जो एक्सप्लोजिव पावर को डेवलप करती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, दैट इज़ पॉलियोमेट्रिक ट्रेनिंग। अभी मैंने एनबीएस 2019 का जो पेपर कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, मैच करते हैं। अगर आप पुराने क्वेश्चंस को लगा के जाते हैं ना, तो डेफिनेटली उनके आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जामिनर अपने थिंकिंग कैपेसिटी से सेट करता है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस ऑथेंटिक होते हैं, ऑथेंटिक। ये आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे अदर सब्जेक्ट, मतलब वो मुझे एकदम जरा सा पसंद नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आइए आगे देख लेते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको ये बताने हैं कि इन कॉलेज के वो बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे पटियाला, तो 1961, यहाँ पे लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ ग्वालियर 1957, ठीक है। और यहाँ पे YMCA 1920 और क्रिश्चियन कॉलेज 1932। अब पहले ये निकाल लेते, अब इसके बाद देखेंगे कौन सा सीक्वेंस आएगा आपका। तो सबसे पहले 20-32, यानी कि आप सी डी को लेंगे साथ में। तो सी डी कहाँ पे साथ में आपका है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में आप देख रहे होंगे, तुरंत आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, सी डी यहाँ पहले आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 4 कैलोरी देता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 144 को देख लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ 2016 समर ओलंपिक रियो। तो इसका क्या कहा गया था, रियो के जो मैस्कॉट था उसका नाम विंसियम दिया गया था ना। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 ये कह रहा है, द चाइल्ड शैल बी एक्सपोज टू वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग दिस फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, वह बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स को, अच्छे मूवमेंट्स को, बढ़िया मूवमेंट्स सीख जाता है। तो किस फेज़ में सीखता है आपको ये बताना है। तो आप बता दे रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अपने बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड में और प्यूबर्टी में ज़्यादातर मूवमेंट्स सीख जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी, ठीक है, ए और बी इसका राइट आंसर होगा।
तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, दैट इज ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 146 और 47 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द इंटरेक्शन विदाउट सोशल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। तो जब हम किसी क्या होते हैं कि बिना इंटरेक्शन के सोशल कॉन्टैक्ट बना लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं। तो बिना किसी इंटरेक्शन का जब सोशल कॉन्टैक्ट बनता है तो उसे हम कहते हैं कंपटीशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी लॉज आर देयर इन अ फुटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 17 लॉज होते हैं। कितने, 17 लॉ होते हैं फुटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है यहाँ पे कि ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स विच वन टू अ ग्रेट एक्सटेंट डिटरमाइन एथलेटिक पोटेंशियलिटी। तो इनमें से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि सबसे ज़्यादा डिटरमाइन करता है एथलेटिक पोटेंशियलिटी को। तो किसके बढ़ने से मतलब एथलेटिक पोटेंशियलिटी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में जब आपकी मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी बढ़ जाती है तो एथलेटिक पोटेंशियलिटी यानी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है नेम द फीमेल हु हैड वॉन हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन ओलंपिक। तो वो उस औरत मतलब उस महिला का नाम बताना है जिन्होंने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीता हुआ है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, लारिसा लैटिनिना। ठीक है, लारिसा लैटिनिना, ये इन्होंने 18 मेडल जीता हुआ है। 18 मेडल मैं बताना चाहूँगा कि 18 मेडल इन्होंने कैसे कैसे जीता हुआ है। तो 9 गोल्ड मेडल है इनके नाम। ठीक है, उसके बाद 5 सिल्वर मेडल है इनके नाम, 5 सिल्वर मेडल है। ठीक, और यहाँ पे 4 ब्रॉन्ज मेडल है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जिम्नास्ट की प्लेयर हैं, जिम्नास्ट इन्होंने। ठीक है, 3 ओलंपिक में मिलाकर, 3 ओलंपिक यानी कि 1956 से 1964 तक ये 18 मेडल जीते हैं। ठीक है, तो ये जिम्नास्ट हैं और ये रशिया के जिम्नास्ट हैं। तो आज का सेशन ये भी कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए और बने रहिए, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। और देखिए गलती सभी से होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।